everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज के इस सेशन में जो हमें आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो आज के हिंदू पेपर से एसोसिएटेड हैं. पहला जो आर्टिकल है जो आप देख रहे हो दैट इज रिलेटेड टू गिग इकोनॉमी. जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि अभी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने recently they were in news because they came up with this act that is for gig workers. So Rajasthan platform based gig workers registration and welfare act, इसकी बात करेंगे. और इस एक्ट लाने के बाद राजस्थान वो फर्स्ट स्टेट बन गया है in this regard to come up with such act that goes for the welfare of lakhs of gigs worker who are earning their livelihood. राइट. सो क्या ये आर्टिकल है, गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस फेस वो करते हैं. सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. देन यू हैव मूविंग अवे फ्रॉम टेक मेक डिस्पोज मॉडल. जीएस पेपर 3 से ये आर्टिकल लिंक करता है जिसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड दिस इज एसोसिएटेड विद इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एंड न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज देयर वाज अ मीटिंग विद रिस्पेक्ट टू एम्ब्रेसिंग रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब ये सारी बातें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, रिसोर्स एफिशिएंसी से क्या मतलब है और क्या प्रायोरिटी है इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी की. अगर मैं बात करूँ एज ए G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया ने 4 प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया इन सर्कुलर इकोनॉमी. तो वो सब क्या है, 4 एरियाज वो डिस्कस करेंगे, इसी आर्टिकल में मेंशन है. और फिर ये ऊपर सफदरजंग टॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ठीक है. सो आई थिंक विदाउट टेकिंग एनी टाइम सेशन को शुरू करती हूँ. अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. ये रहा पहला आर्टिकल. अब इस आर्टिकल को समझने के लिए ना आपको जो राजस्थान ने जो एक्ट लाया है उसको समझने के लिए आपको पहले गिग इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए. उसको भी छोड़ो तो दिस टर्म गिग ये क्या है, ये गिग वर्कर्स क्या हैं, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं. जैसे म्यूजिशियंस शॉर्ट टाइम के लिए अपना शो करते हैं, दैट इज शॉर्ट टाइम. ये म्यूजिक से ही वर्ड बना है गिग, शॉर्ट टाइम. तो जो यही है मतलब गिग वर्कर का मतलब भी वही है, अ वर्कर हु डज हिज जॉब और हैव अ जॉब ओवर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. राइट. सो पहले तो इसकी सिंपल मतलब एक डेफिनेशन होती है जो बिल्कुल लेमन टर्म्स में होती है. अ जॉब वेयर पीपल वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम. दैट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल 9 to 5 वाली जॉब होती है जहाँ पे अगर आप देखो एक एम्प्लॉय को देखो कंपनी के तो उनके पास प्रॉपर जॉब है और अलाउंसेस उन्हें मिलते हैं, होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फिर उन्हें पेड लीव्स मिलती हैं, कैजुअल लीव्स मिलती हैं, फिर उन्हें एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का प्रॉपर रिलेशनशिप रहता है. वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पीएफ नहीं कटता, तो मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती. तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट्स लाइक आपने पार्ट टाइम के लिए कोई एक फ्रीलांसिंग जैसे हम करते हैं ना, फ्रीलांसर्स होते हैं जो बस हायर किया, कंपनी डोंट शो देम एज देयर एम्प्लॉय. राइट. दे आर जस्ट अ फ्रीलांसर बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं और कोई सेफ्टी कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है. ये जॉब्स थोड़ी डिफरेंट हैं. जैसे आप ओला में देखो, स्विगी देखो, जोमेटो देखो. अभी हमने पीछे देखा था प्रोटेस्ट जब सबने किया था एंड देयर वाज प्रोटेस्ट डन बाय द गिग वर्कर्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन और मतलब द पे दे वर गेटिंग. सो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि गिग वर्कर्स डोंट गेट फेयर वेजेस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं होती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती. तो ये सारी चीज़ें हैं. राइट. उनकी डिमांड शुरू से ही गिग वर्कर की डिमांड रही है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उन्हें दिए जाए. जैसे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे, जोमेटो, स्विगी, आप 1 किलोमीटर के पता उन्हें कुछ 20-25 पैसे रुपए मिलते होंगे. राइट. सो गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी एक जस्ट अ मिनट. गिग इकोनॉमी ये टर्म समझना, एक फ्री मार्केट है, अ फ्री मार्केट सिस्टम
जहां पर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करती हैं फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पोजीशंस क्या हैं? टेम्परेरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस लिए है? बस कंपनी की रिक्वायरमेंट को यू हैव टू मीट बाय हैविंग देयर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। ये स्टार्टअप सारे, ओला, उबर, जोमैटो, अर्बन कंपनी, स्विगी, they have established themselves as the main source of gig economy in India, right? तो गिग वर्कर वो पर्सन है जो पार्टिसिपेट करता है इन वर्क अरेंजमेंट्स, अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड दिस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, राइट? दिस थिंग they heavily rely on temporary part-time positions filled by independent contractors, freelancers, right? So this is where the gig economy uses digital platform to connect these freelancers with the customers to provide short-term services or asset sharing, right? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कितने लोग यहाँ से अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं। लाइक गिग वर्कफोर्स की अगर मैं इंडिया में बात करूं, एज पर दी नीति आयोग रिपोर्ट दैट स्टेटेड 47% आर एंगेज एंड दे आर इन मीडियम स्किल्ड जॉब्स, गिग वर्कफोर्स 31% आर इन लो स्किल्ड जॉब्स, 22% आर इन हाई स्किल्ड जॉब्स। सो कहने की बात ये है कि स्टडी कहती है कि इन 2020 अगर आप लगाओ तो 77 वर्कर्स जो हैं, 77 लाख वर्कर्स, दे वर एंगेज्ड इन गिग इकोनॉमी। और यही वर्कफोर्स एक्सपैंड होके 2.35 करोड़ हो जाएगी बाय 2030। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स जो हैं दे आर लो इनकम जॉब, जैसे डिलीवरीज, राइड शेयरिंग, माइक्रोटास्क, केयर, वेलनेस, ये सब कुछ। मतलब पहली बात तो ये कि वर्कफोर्स जो है, जो यहाँ से लोग कमा रहे हैं, वो नंबर ज़्यादा है, फिर इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती ऊपर से, यहाँ से वो कमा रहे हैं। और मेजरली अगर आप देखो तो यही अबाउट 71% जो इसमें से जो कमा रहे हैं, दे आर दी सोल ब्रेड विनर्स फॉर देयर फैमिलीज, वही कमा रहे हैं, राइट? जैसे आप लगा लो कि वही अपना घर चला रहे हैं। और यहाँ पर एक एवरेज मीडियम एज जो है गिग वर्कर की वो होती है लगभग कुछ 27 साल, और एवरेज मंथली सैलरी होती है कुछ 18,000 के आसपास। चैलेंजेस ये फेस जो कर रहे हैं वो क्या क्या चैलेंजेस है? चैलेंज है पहला तो लो वेज, जो मैंने आपको दिखाया, बताया। फिर होता है देखो एक अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन, ठीक है। एक अपवर्ड मोबिलिटी होती है, सुनी होगी ना, कंपनी में मैनेजर, सॉरी एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, मैनेजर, ऐसे करके एक हायरार्की है। यहाँ क्या है? नहीं है, कोई अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है, देयर इज लैक ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, राइट? सो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे चैलेंजेस गिग वर्कर फेस करते हैं। अब जो राजस्थान ने किया है इस डायरेक्शन में, इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास दिस बिल। इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ लैक्स ऑफ गिग वर्कर्स हु आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या किया है? सोशल सिक्योरिटी जो मेजरली ये लैक करते हैं वो प्रोवाइड किया है। कैसे किया है? तो अब इसके अंदर क्या है देखो, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, it will be established under the act, right? And along with this, social security fund will be created, वेलफेयर फंड। ये बोर्ड क्या करेगा? इट विल इंश्योर कि प्लेटफॉर्म बेस्ड मतलब गिग वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन हो, इसी के साथ साथ वो मॉनिटरिंग भी देखेगा, मॉनिटरिंग द स्कीम्स फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ दीज रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स, रिकमेंडेशन देगा स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच स्कीम्स। बोर्ड इंश्योर करेगा कि गिग वर्कर्स हैव एक्सेस टू बेनिफिट्स, द बेटर वर्किंग कंडीशंस, राइट? सो डेटाबेस आपके पास पूरा होगा, दैट विल बी अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट।
सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उनको मिल रही है नहीं मिल रही, गिग वर्कर्स विल ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड। मतलब अब यहाँ पर आप लगा लो कि ऑन बोर्ड रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर गिग वर्कर हो गए, दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस दैट आर टेकन फॉर देयर वेलफेयर। एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विल बी सेट अप फॉर गिग वर्कर्स, राइट। सो ये जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, ये ह्यूज स्कोप लाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर अगर आप उससे भी बड़ी बात, यहाँ आप उनको, दिस विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गिग वर्कर्स, इट विल प्रोवाइड देम विद सोशल सिक्योरिटी, राइट। सो अगर अब देखो आप आज के टाइम पे क्या है, एआई बेस्ड है सब कुछ, है कि नहीं। तो उस सिनेरियो में ये आर्टिकल ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात करता है। जब हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं, हम जॉब्स में एआई सेंटर्ड होते जा रहे हैं, तो यहाँ आप ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लाने की बात करते हैं। एक ह्यूमन सेंट्रिक वर्क फोर्स, मतलब इनको ध्यान में रखा जाएगा। सो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्टेप है, और बाकी स्टेट्स फिर यहाँ से सीख सकते हैं। मतलब they can also come up with such thing. This is an initiative that will inspire other states also in this direction. क्लियर है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज रिगार्डिंग जो हमने बात करी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, and there was a meeting in this direction, moving away from take make dispose model, GS paper 3, राइट। तो यहां पर GS पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से ये आर्टिकल लिंक करता है, और ये पूरा आर्टिकल क्या है, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली 4 प्रायोरिटीज हैं। उन 4 प्रायोरिटीज से भी सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल में 2 टर्म्स हैं, एक है रिसोर्स एफिशिएंसी और एक है सर्कुलर इकोनॉमी। ये क्या है, क्योंकि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी हैज ब्रॉट टू द फोरफ्रंट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 2 थिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। Now what is resource efficiency and what is circular economy? पहली बात तो यही, रिसोर्स एफिशिएंसी नाम से ही पता चल रहा है कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना। अब जहां पर 2 टमाटर की जरूरत है तो वहां 3 टमाटर सब्जी में मत डालो। सो इट मीन्स लाइक यूजिंग आवर रिसोर्सेज वाइजली, नॉट वेस्टिंग देम इतना जितना जरूरत है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ देम, यू वांट टू बी स्मार्ट एंड यूज ओनली व्हाट वी रियली नीड, दैट इज रिसोर्स एफिशिएंसी। और सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब ये यूज किया और थ्रो कर दिया, ये नहीं, उसको रीयूज किया फिर, राइट। जस्ट डोंट थ्रो अवे द थिंग्स आफ्टर यूजिंग देम, ट्राई टू फाइंड वेज टू रीयूज देम, टू रिसाइकिल देम, टू मेक न्यू थिंग्स आउट ऑफ देम, एक किसी को सेकेंड लाइफ देना। सो दैट वे आप नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव कर पाओगे, यू वोंट यूज अप टू मेनी ऑफ देम, यू विल नॉट क्रिएट टू मच वेस्ट। तो ये है ताकि आप अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करो, एंड इंडिया इज सुपर सीरियस अबाउट इट। दे आर शोइंग इट बाय प्रमोटिंग RRR मॉडल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये टेक, मेक और डिस्पोज के मॉडल से हटके अब हम इस RRR मॉडल पे आ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी जो है और ओवरऑल जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है, एज पर द G20 प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर, इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 4 प्रायोरिटी एरियाज फॉर एडवांसिंग द सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ व्हाट आर दोज प्रायोरिटी एरियाज? फर्स्ट इज circularity in steel sector. Now what do you understand by circularity in steel sector? स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, लेकिन जिस तरीके से स्टील की प्रोडक्शन होती है उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होती है।
तो ये इंश्योर करना कि रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स कंजम्पशन हो, G20 मेंबर कंट्रीज विल कोलैबोरेट इन नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ताकि आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर पाए और मिनिमाइज करें वेस्ट को और मिटिगेट करें इस सेक्टर के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। तो स्टील सेक्टर के अंदर सर्कुलैरिटी, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने स्टील स्लैग के बारे में पढ़ा था। जो स्टील बनाने के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है आप उसको यूज करते हो सड़क बनाने के अंदर, जहां पर हमने बात करी थी नेशनल हाईवेज बनाने में, पहला जो बना था इसके इस तरीके से दैट वाज गुजरात में, सूरत में रोड बनी। तो ये सारी चीजें जो है ये कनेक्ट हो सकती है यहाँ से, दैट इज योर सर्कुलैरिटी इन स्टील सेक्टर, और इंडिया यहाँ काम भी कर रहा है। सेकेंड इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड करना इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गैजेट टूट गया, फेंक दिया, अब इस फेंकने के बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वापस से उसको रीयूज करें और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस अडॉप्ट करें। तो थ्रू आउट द वैल्यू चेन यू विल बी प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, राइट। तो यहां पर G20 मेंबर कंट्रीज विल बी शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर दैट कि कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, राइट। सो कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल है टू रीयूज देम। अब उसको आप वापस से सिर्फ प्रोड्यूस करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके बाद की भी आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बन जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड इज सर्कुलर बायो इकोनॉमी। द कंजम्पशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, वही बायो इकोनॉमी से क्या है, उसका सर्कुलेशन, बायो वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, कितना मतलब आप इसको देखो कितना हम इम्प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, पोल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की कंजम्पशन वापस से अडॉप्टिंग सर्कुलर बायो इकोनॉमी अप्रोच, ताकि आप रिसोर्सेज को वेस्टफुली, एक तो सबसे पहले तो इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल सॉल्यूशंस होने चाहिए, बायो वेस्ट को यूटिलाइज करो एज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल किसी और चीज में, एज अ सब्सटीट्यूट, राइट। एंड फोर्थ इज इंडस्ट्री लेड कोलिशन, जहां पर इंडस्ट्री साथ में टुगेदर दे आर वर्किंग, दे आर रिकॉग्नाइजिंग कि ये हम लाइक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करना, अपनी कैपेबिलिटीज को अक्रॉस दिस सेक्टर एनहांस करना, सो वेयर इंडस्ट्रीज विल कम अप टुगेदर, राइट। You can say establishing sustainable practices in industrial process। तो ये सारी चीजें हैं, यहां से मेंस का सवाल भी बन सकता है। मेंस का सवाल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ हैज इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एम्फेसाइज रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस। Getting my point? Discuss the collaborative efforts among G20 countries towards a transition in a circular steel sector। तो क्या, पहले तो यही नहीं पता जब सर्कुलर स्टील सेक्टर क्या है तो क्या ही लिखेंगे। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल पे जो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज रिगार्डिंग एन अथॉरिटी, जहां से प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, क्या ये अथॉरिटी है, क्या कुछ है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो हियर this article is the International Seabed Authority's member nations recently agreed on 2-year roadmap for the adoption of deep sea mining regulations। तो सबसे पहले तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये अथॉरिटी क्या है। ये अथॉरिटी जो है 1994 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, किस लिए, माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए। देखो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन जो ओशन वाटर है, जब हमने हाई सीज ट्रीटी की भी बात करी थी, अगर आपको याद हो तो अभी न्यूज में चल रही काफी, हाई सीज ट्रीटी आपके लिए आज होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलेट करती है माइनिंग और बाकी सारी एक्टिविटीज इन दी इंटरनेशनल सीबेड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। The authority came into existence upon the entry into force of 1982 UN clause। हेडक्वार्टर किंगस्टन में है। मेंबर्स 169 मेंबर्स हैं, 168 मेंबर स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। फंक्शन क्या है? फंक्शन है लाइसेंस देना और रेगुलेट करना एक्टिविटीज को दैट आर रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल सी बेड।
कि मेराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पर ये सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द आईएसए वो असेंबली है, जिसमें जितने भी सारे आईएसए मेंबर्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड। वो दिस असेंबली जो है दे सेट जनरल प्रिंसिपल, बजट एस्टेब्लिश करना, इलेक्ट फर्दर 36 member council which serves as ISA's executive authority, right? The council approves contracts with private corporations and government entities. तो अब यहाँ पर ये काउंसिल का काम क्या है? सी बेड की प्रोविजंस जो है वो देखना. द काउंसिल ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सी बेड प्रोविजंस. The Secretary General of the ISA is nominated by the Council and is elected by the Assembly to a 4-year term. UN clause के बारे में पढ़ते हैं. UN clause, also called the Law of Sea Convention or the Law of Sea Treaty, is an international agreement that establishes a legal framework for all the marine and maritime activities. तो यहाँ पर 16th of November 1982 it became effective. हाई सीज ट्रीटी के विद रिस्पेक्ट टू में ही ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं. अगर आपने हाई सीज ट्रीटी पढ़ी हो तो हमने बात करी थी इन सब चीज़ों की. अब हाई सीज ट्रीटी एक बार आज आप होमवर्क में पढ़ लेना, ठीक है. इसमें यूएन क्लॉज कवर वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, मेराइन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, उसकी कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कोस्टल स्टेट्स की, तो ये सारा कुछ आता है इसके अंदर, ठीक है. Next article is regarding Safdarjung Tomb. Archaeological Survey of India is set to finish the conservation and restoration work. तो Safdarjung Tomb जो है दिल्ली के अंदर है and it was constructed, it was built in 1753-54. It was basically in the late Mughal Empire style. ठीक है. So यहाँ पर रही बात सफदरजंग की, तो ही वॉज एन लीडर हु वर्क फॉर मुगल एम्परर मोहम्मद शाह. मैं इसके आगे बात करूंगी ही सही. टॉम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सफदरजंग सन नवाब सुजाउद्दौला. आर्किटेक्चर इसका है, सफदरजंग का मकबरा इस तरीके का है, स्क्वायर प्लेन प्लान पे ये बड़ा बना हुआ है. सेंट्रल डोम है मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन. 4 स्मॉलर डोम्स हैं और यहाँ पर द इंटीरियर ऑफ द टॉम इज डेकोरेटेड विद द मार्बल एंड गोल्ड लीफ. इट इज सराउंडेड बाय लश ग्रीन गार्डन्स. द गार्डन इज इन मुगल चारबाग गार्डन स्टाइल. तो ये सारी चीजें, 4 स्मॉलर डोम, स्क्वायर प्लेन, ये मेड अप ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन जाएंगी. हु वॉज सफदरजंग? फुल नेम मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खान, मेजर फिगर इन द मुगल कोर्ट, and he became the second Nawab of Awadh when he succeeded Sadat Ali Khan first in 1739. 1739 में सफदरजंग को अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर बाय एम्परर मोहम्मद शाह. तो 5 साल ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर. मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज करने में ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रिलेशंस को इम्प्रूव करने में विद अदर पावर्स काम किया. फिर प्राइम मिनिस्टर का टाइम सर्व करने के बाद अवध वापस लौटे. ही रूल्ड एज अ नवाब अगले 15 सालों के लिए. बहुत ही कैपेबल रूलर रहे. ही हेल्प टू मेक अवध वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंसेस इन द मुगल एम्पायर. ही बिल्ड मेनी मॉस्क, मदरसास, other public buildings in Awadh, और he died in 1754 and he was buried in Safdarjung Tomb, Delhi. ठीक है. अगला जो आर्टिकल है वो है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में. अब मैप में देखो तो गोवा, थोड़ा कौन नहीं गोवा घूमना चाहेगा. तो ये गोवा है, नॉर्थ गोवा, और इधर है साउथ. नॉर्थ गोवा में पड़ती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. साउथ में देखोगे तो देखो नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. होमवर्क पता चल गया, गोवा घूमना है. ये ऐसा होमवर्क है जो सबको पसंद होगा, लेकिन यहाँ पर मैप में जाना है और इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कवर करने हैं. और महादेवी रिवर भी है एक, उसको भी कनेक्ट करना है आज. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गोवा में ये सेंचुरी है. वज्र सकला फॉल्स, विरदी फॉल्स, ये सारे मोस्ट प्रोमिनेंट फॉल्स हैं यहाँ पर. लॉन्ग वाइल्ड वर्चर्स, मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन एंड वेल नॉन सेक्रेड ग्रूव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. बार्किंग डियर, सांबर डियर, तो ये सारी स्पीशीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे. 1990 के अंदर ये सेंचुरी, 1999 में ये सेंचुरी इट वाज फॉर्म्ड, राइट. लाइफलाइन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, दैट रिवर, महादेवी रिवर,
उसको मतलब मांडोवी रिवर भी बोला जाता है। वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है और अरेबियन सी को मिलती है एट पणजीन, गोवा। तो ये रिवर के बारे में ज़रूर आज आप पढ़ोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।